हेडिंग बच्चों लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें पहला लिख लो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो वहां चेंज इन पोजीशन था, यहां चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बच्चों बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? रेडियन। डायमेंशन वही होगा, अदर यूनिट्स वही रहेंगी, तो उन्हें लिखने का मतलब है नहीं, वो सारी सेम ही है। ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। उसके अलावा बच्चों अगर हम देखें, ओके यहां तक क्लियर है। अब बच्चों ऐसे ही आप लिख लो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। डेल्टा थीटा बच्चों क्या हो गया? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, ओके। तो सिंपली बच्चों एक डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, तो बच्चों देखो जैसे ये मान लो तुम्हारी रेफरेंस लाइन, पार्टिकल पहले यहां था, पहले पार्टिकल यहां था, बाद में पार्टिकल मान लो चला गया और इधर आ गया, तो बच्चों पहले एंगल थीटा इनिशियल, बाद में एंगल थीटा फाइनल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इतना क्लियर बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें एक एग्जांपल लिखो, ठीक है। एग्जांपल बच्चों ऐसे लिख लो, ए पार्टिकल मूव्स 1.5 राउंड along a circle. A particle moves 1.5 round along a circle, then write its angular displacement. एक बार बच्चों लिख लो फिर मैं चेक कराता हूँ। A particle moves 1.5 round along a circle, then writes its angular displacement. ठीक है, ठीक है बच्चों बताओ क्या आएगा? पाई रेडियन। ठीक है, अब बच्चों समझो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई और आंसर? देखो बच्चों करेक्ट आंसर होगा 3 पाई रेडियन, करेक्ट आंसर होगा 3 पाई रेडियन। तो वो बच्चों समझो, देखो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि उसने एक चक्कर लगाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। फिर यहां आ गया तो एक्चुअल में हम एंगल निकालेंगे तो कितना आया? पाई। लेकिन बच्चों सर्कल में हम इस तरह से काउंटिंग नहीं करते, हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। उसने एक चक्कर लगा लिया मतलब 2 पाई, फिर आधा चक्कर लगाया मतलब पाई, तो टोटल 3 पाई माना जाएगा। हम डायरेक्टली उस तरह से नहीं कंसीडर करते। रीजन क्या है? मान लो मैंने ये पंखा चालू कर दिया, थोड़ी देर बाद वो वहीं उसी लोकेशन पे आ ही जाएगा। मान लो ये पेन है, मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ, 2 चक्कर घुमा दिए, देखने में तो आपको वहीं लगेगा। अब आपसे पूछता हूँ कि भाई कितना इसका चक्कर कंप्लीट हुआ, आप अगर बोलोगे वहीं आ गया तो 0, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसको भी हम एक वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो एक चक्कर घूमा मतलब 2 पाई, फिर आधा चक्कर घूम गया तो पाई और, तो 3 पाई होगा, ना कि हम डायरेक्ट एंगल लेके पाई कर दें। ऐसी बच्चों अगर हम 3 चक्कर लगाते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? 6 पाई। अब आप सोचो कि 0 हो जाए, वो गलत है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने कितने चक्कर लगा लिए। तो यहां बच्चों करेक्ट आंसर होगा 1.5 इंटू 2 पाई यानी कि 3 पाई। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों समझो, बाद में मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा दूंगा, अभी बस ऐसे ही समझा रहा हूं। वो
बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है। रीजन उसके पीछे ये दिया जाता है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ फॉलो करता है, लार्ज फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि अगर लार्ज एंगल होगा तो θ1 प्लस θ2 नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1 ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। वो प्रूफ हो जाता है पर हम उसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जाना चाह रहे। यही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें अगर आप ऑर्डर बदल दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आ जाएगा। तो अब समझो, ये बाद में मैं लिखवा दूंगा, अभी बस बता रहा हूं। इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मानते हैं? वेक्टर। लार्ज को हम वेक्टर ट्रीट नहीं करते, पर देखा जाए ये उतना कोई अपने काम का है नहीं। बस नॉलेज के लिए एक बार लिखवा दूंगा, बाकी कोई काम का नहीं है, ना ही उसमें कोई दिमाग लगाने से मतलब है। हमारे काम की क्या चीज है? हम इसे एक्सियल वेक्टर मान के काम चला लेते हैं। एक्सियल वेक्टर मान लेते हैं। एक्सियल वेक्टर प्रॉपर वेक्टर नहीं होते हैं, जस्ट टेंसर टाइप का कुछ मान लो। तो कहने का मतलब ये कि इसे हम एक्सियल वेक्टर मान लेते हैं, उसके हिसाब से अपनी चीजें चलती हैं और उसके हिसाब से अपने आंसर आते हैं। तो हम उस तरह से ट्रीट करके चलेंगे। जो चीजें अभी मैंने बताई है वो मैं बाद में एक साथ लिखवा दूंगा, पर अभी समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है तो बच्चों राइट हैंड को ऐसे रखो, डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? इधर, या बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज या इनवर्ड। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड राइट हैंड रूल से लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब आगे बच्चों इसमें नोट करके आप लिख लो। नोट करके बच्चों लिख लो, जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, वो ये होगा। तो नोट करके बच्चों लिख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटीज, angular displacement and angular velocities are considered as angular displacement and angular velocities are considered as axial vectors and its direction can be find out by using right hand rules. And its direction can be find out by using right hand rule. ठीक है? तो राइट हैंड रूल क्या है बच्चों? जैसे मान लो अगर ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब आउटवर्ड। जनरली बच्चों इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डॉट का मतलब आउटवर्ड। बच्चों अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब होता है इनवर्ड, और इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोई स्क्रू हो, उसको तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे यही है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो आप देखोगे ये ढक्कन कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। ये अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो नीचे जा रहा है, तो इनवर्ड। ठीक है। दूसरा बच्चों, हम राइट हैंड रूल मतलब नेल्स को एरो की तरफ रखो तो थंब हमें डायरेक्शन दे देगा। क्लियर है बच्चों? तो बस इतना ड्रॉ कर लो, काफी है। हाँ, डायरेक्शन दोनों तरह से हम बोल देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी कई बार बोल देते हैं, कई बार आउटवर्ड। क्लॉकवाइज या इनवर्ड, दोनों तरह से आंसर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लो। कर लिया ना बच्चों? इसे फिर मैं हटा देता हूं। ठीक है, ओके बच्चों, हटा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों फिर लिख लो एंगुलर वेलोसिटी।
तो बच्चों जैसे अपनी लीनियर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों अब समझना, फिर मैं यह आपको बता ही देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। थीटा इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ले सकते हैं। क्लियर? ऐसा यूनिट बच्चों वही रेडियन पर सेकेंड, अदर यूनिट बच्चों राउंड पर मिनट, कई बार जैसे पंखे की स्पीड राउंड पर मिनट या राउंड पर सेकेंड में भी दे देते हैं, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों याद रहे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी होती, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी होती। डायमेंशन बच्चों निकालोगे तो इसकी तो कुछ है नहीं, इसकी टी, तो 1/t यानी कि t पावर -1। बच्चों ये लाइन मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, तो इसकी जरूरत है नहीं, बस इतना बच्चों कंप्लीट करो। बच्चों याद रहे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या राउंड पर सेकेंड को ही फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया। इसी में बच्चों अगर हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखनी हो, एवरेज, तो वो हो जाएगा जैसे हम वहां पे लिखते थे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। जैसे वहां पे हम लिखते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, वैसे ही यहाँ पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है? अब इसमें भी बच्चों एक कन्वेंशन माना जाता है, जैसे मैंने वहां बताया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तो वेक्टर मानते हैं, एवरेज को स्केलर मानते हैं, बट अभी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाद में एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है ना, वो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, वो कोई काम का नहीं होता है। हम एक्सियल वेक्टर मान के चलते हैं, उनमें ये सारे कंफ्यूजन नहीं होते। ओके बच्चों बताओ अभी यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों इस पे एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल बच्चों लिख लो, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, किसके अबाउट बतानी है? उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। बहुत सिंपल सा है, करो बच्चों। समझ गए ना क्वेश्चन? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड क्या होगी? बोलो। क्वेश्चन समझ गए ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लिया बच्चों? क्या है बताओ? देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं हुई, ये सन के अबाउट निकाल दिया, ठीक है ना? समझ गए ना बच्चों? देखो अपनी एक्सिस के अबाउट वो एक चक्कर कितने टाइम में घूमती है? 24 आवर्स। खुद की एक्सिस के अबाउट एक चक्कर कितने टाइम में घूमती है? 24 आवर। अब बच्चों वो फिक्स स्पीड से घूमती है, ऐसा नहीं कि कभी स्लो हो गई कभी फास्ट हो गई। तो बच्चों फिक्स स्पीड है, फिक्स स्पीड है तो एवरेज इंस्टेंटेनियस सब सेम होगा, तो हम एवरेज लिखें या इंस्टेंटेनियस लिखें सेम ही होगा। तो अब इंस्टेंटेनियस एवरेज सब सेम होगा, तो ओमेगा हो जाएगा एंगल, तो वो पूरा एक चक्कर यानी कि 2 पाई कितने टाइम में घूम लेती है? 24 अपॉन 3600। तो वो जो आ जाएगा आ जाएगा। यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ
रेडियन पर सेकेंड। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो एंगल उसने कितना घूमा 2 पाई, और टाइम कितना लिया ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, अब हम उस पर आते हैं। पहले ये चीज समझ गए ना, ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चों मैंने इस पर्पज से दिया है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो बच्चों यहां से अपने पास ओमेगा का एक फॉर्मूला बन गया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब बच्चों बताओ टाइम पीरियड के उल्टे को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का अपने पास एक और फॉर्मूला बन गया 2 पाई एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को ही बच्चों हम अभी अभी मैंने बताया रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये क्लियर है बच्चों? उसके अलावा बच्चों समझो, मान लो बच्चों 60 सेकंड में, 60 सेकंड में तुम 600 चक्कर लगा रहे हो, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाओ? 10। एक मिनट में तुम 600 चक्कर लगा रहे हो, एक मिनट में 600 चक्कर लगा रहे हो, तो 60 सेकंड में 600 लगा रहे हो, एक मिनट मतलब 60 सेकंड। तो एक सेकंड में बच्चों कितने लगाओगे? 600 अपॉन 60। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये चीज होती है आरपीएम। ये क्या है? आरपीएम। और ये 60। तो आरपीएम को अगर आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से। तो इसी को बच्चों अगर हम आरपीएम में लिखना चाहें तो वो ये हो जाएगा। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, समझ गए ना? ओमेगा अपने पास 2 पाई अपॉन टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। टी मतलब टाइम पीरियड। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को ही बच्चों हम राउंड पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड कहते हैं। रिवॉल्यूशन पर सेकंड के अलावा कई बार हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट में दे देता है, तो भी कुछ खास नहीं करना है। रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करो। बोलो बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? चले आगे बच्चों, ठीक है। बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं, कर लिया ना ये, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये डायग्राम बना लो। जैसे बच्चों ये क्लॉक है, इसका ये सेकंड हैंड है। जैसे क्लॉक में 3 सुइयां होती हैं, नीडल्स होती हैं, एक मिनट की, एक आवर्स की, एक सेकंड की। तो ये सेकंड की सुई है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। पहली चीज तुमसे क्या पूछी है कि तुम्हें ओमेगा बताना है इस सेकंड हैंड के लिए। बहुत सिंपल सा है, कर लो एक बार। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? पाई बाई, सही है। बच्चों देखो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अभी अभी हमने पढ़ा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, बस ठीक है। पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? अब ऐसे बच्चों देख के बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। ओमेगा हमने कैसे लिखा? 2 पाई बाई 60। ये सेकंड हैंड के लिए हो गया। अगर मैं मिनट हैंड के लिए ओमेगा पूछता तो क्या होता? 2 पाई बाई 3600 या 60 इंटू 60, क्योंकि वो एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 1 घंटे में, यानी कि 3600 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसी में बच्चों अगर मैं आवर्स हैंड का ओमेगा पूछता तो डिवीजन में क्या रखोगे? 12। तो बच्चों ध्यान रहे, इसमें कई बार जल्दबाजी में 24 हम लिख देते हैं, बस उतना ध्यान रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कई बार आ जाता है कि 24 आवर्स में एक सर्कल कंप्लीट होता है। वैसा नहीं है, 12 आवर्स में वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो 2 पाई अपॉन 12 इंटू 3600। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्लियर है।
इसी में बच्चों ये कंप्लीट कर लिया ना, सेकंड पार्ट बच्चों लिख लो, कैलकुलेट स्पीड ऑफ पॉइंट ए। बच्चों जैसे ये पॉइंट अपना ए है, इसका ये वाला पॉइंट क्या है ए, तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ पॉइंट ए। सिंपल सा है, कर लो बच्चों। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? हाँ बोलो, सही है। और कोई बच्चों देख लेते हैं बच्चों। देखो सिंपल सा है, देखो ये चीज है बच्चों, एक चक्कर में ये ऐसे चलेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर, कितनी डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर, और टाइम कितना लेगा 60 सेकेंड। तो बच्चों अगर मैं इसकी स्पीड लिखता हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब 2 पाई बाई टी को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो यहां से बच्चों मेन क्वेश्चन इस पर्पज से दिया है, एक फॉर्मूला अपने पास बन जाता है v इक्वल टू ओमेगा आर। इसी को वेक्टर फॉर्म में बच्चों लिखना चाहो तो ओमेगा क्रॉस आर, मेनली इस फॉर्मूले के पर्पज से क्वेश्चन दिया है। बाकी इसका अगर आंसर निकालना चाहें तो 2 पाई इंटू 6, याद रहे सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई 60, तो उस हिसाब से अगर निकाल लोगे तो 10/5 पाई बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर तो ये आ जाए। इसका आंसर अगर हम लिखते हैं तो 2 पाई आर अपॉन टाइम, ये आ गया। मैन एक फॉर्मूले रिलेट करने के लिए दिया था कि फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा क्रॉस आर। बोलो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले बच्चों आगे, बच्चों हटा दो इसे, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इसके बाद बच्चों अपना क्या आता है, एक्सीलरेशन। तो बच्चों वहां एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब वैसे लिखना चाहो तो बच्चों क्या होगा, अल्फा इक्वल टू, अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी केवल समझो, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो बच्चों समझ लो, फिर एक साथ में लिखवा दूंगा, ये क्लियर है। बच्चों बताओ ओमेगा की एसआई यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड, उसमें टाइम का फिर डिवाइड करोगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बच्चों क्या होगी इसकी, तो कुछ नहीं, t-2, ये क्लियर। अब बच्चों समझो, मान लो कोई बंदा फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो ऐसे ही कोई फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो बच्चों ऐसे पंखा चालू कर दिया, थोड़े टाइम बाद वो फिक्स स्पीड से घूमने लगता, फिक्स स्पीड से घूमने लगता है, उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स है। उस फिक्स स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, ये क्लियर। अब बच्चों मान लो जैसे पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका, स्पीड कम होती है कि बढ़ती है, ऊपर जाते समय उसकी स्पीड कम होती है, तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, स्पीड क्या होगी, कम होगी, ये क्लियर, ठीक है। सेम बच्चों यहां होता है, मान लो जैसे इस पंखे को चालू कर दे, ये पंखा सपोज ऐसे घूम रहा है, तो जब चालू किया तो इसकी स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही, बढ़ रही है, तो ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों कहां होगी, इस तरफ, ये चीज क्लियर है। अब वापस समझो बच्चों, देखो ऐसे घूमता है पंखा, तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ब्लैक पेन की डायरेक्शन में ये होगी, और जब चालू किया है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी बच्चों कहां होगा, उसी डायरेक्शन। तो ब्लैक पेन पे एंगुलर वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन, क्लियर। अब बच्चों ये फिक्स स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा,
0। अब मान लो पंखा बंद कर दिया तो उल्टा घूमेगा या वैसे ही घूमेगा? वैसे ही घूमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी भी कहाँ होगी? उसी डायरेक्शन में। लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन कहाँ होगा? अपोजिट। क्योंकि जब हम बंद करेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, तो एंगुलर एक्सीलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जैसे हम रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ते हैं वही सारी चीजें यहां भी। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट इसमें आप लिख लो एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है डी ओमेगा बाई टी टी। एवरेज लिखना है वही डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब इसकी डायरेक्शन बच्चों कहां होगी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन इसकी कहां होगी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। वहां भी बच्चों मैंने बताया था एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है, वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। इसी को बच्चों हम बोलते हैं यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। वही अगर कम हो रही है तो डायरेक्शन बच्चों क्या होगी? अपोजिट होगी। यूसीएम शॉर्ट में लिख दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, शायद ऐसा यूनिट वगैरह नहीं लिखी, वो लिख देता हूँ। ऐसा यूनिट वही रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बच्चों लिखोगे तो t-2। ठीक है, कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों हटा दो इसे, कर लो। चलो नंदिनी कर लिया, कर लो। चलो ठीक है, ओके। अब बच्चों समझो, मान लो ये सिचुएशन है, ये सर्कल का सेंटर, रेडियस बच्चों मान लो मैंने सपोज 3 मीटर दे दी, तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या है? -10 के रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी देख के बताओ, फिर क्वेश्चन लिखवाता हूँ। रेडियन मतलब एंगुलर वेलोसिटी मैंने ये दी है, तो बच्चों बताओ पार्टिकल किस तरह से घूम रहा होगा? मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो एक्स वाई एक्सिस ये है,
-10 के मैंने एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो कहाँ घूम रहा होगा? देखो -k का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। देखो x y ये है तो ऑब्वियस सी बात है z ये होगा, तो -k का मतलब इनवर्ड, मतलब वो ऐसे घूम रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस केस में वो ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बताओ, फिर बाद में देखते हैं। बच्चों अभी बताओ ये फिक्स है या वेरिएबल है? ओमेगा फिक्स है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं पूछता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? 0। बाई चांस बच्चों अभी तो 0 हो गया, बाई चांस अगर ये ओमेगा कम हो रहा होता, 10, 9, 8, 7 उस तरह से कम हो रहा होता, तो मैं पूछता अल्फा की डायरेक्शन कहाँ है, तो क्या होती? अपोजिट, मतलब प्लस की। यही मान लो अगर बढ़ रहा होता तो अल्फा की डायरेक्शन -k की डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें बच्चों आप लिख लो राइट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई। ई बच्चों अभी मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, ये अभी ड्रॉ नहीं किया है। राइट वेलोसिटी ऑफ ए बी सी डी ई, ई बाद में ड्रॉ करूंगा, इन आई जे फॉर्मेट। राइट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई इन आई जे फॉर्मेट। तो आई जे फॉर्मेट में बच्चों पहले आप इन 4 की लिख लो, फिर 5वीं बाद में देखते हैं। बस सही है, सही है, ऐसे ही लिखना है। जैसे बच्चों देखो ए बी सी डी, तो बच्चों v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, यही तो होता है। अब इस केस में बच्चों अगर मैं वैल्यू वाइज लिखता हूं तो ओमेगा मेरे पास कितना है? 10 वैल्यू वाइज, और रेडियस कितनी है बच्चों? जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर 3, तो वैल्यू वाइज बच्चों 30 आ गई। लॉजिकली हम निकाल चुके हैं कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ इस तरफ होगी, यहाँ इस तरफ होगी, और यहाँ इस तरफ। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू पाथ होती है, तो ए पे अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो उधर, मतलब 30i, बी पे लिखूंगा तो -30j, सी पे बच्चों -30i, और डी पे बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो 30j। चेक करो बच्चों, कोई डाउट? अब मान लो बच्चों मैंने कोई ई पॉइंट और दे दिया, ई पॉइंट बच्चों मान लो मैंने यहां दे दिया, ये है ई पॉइंट, और मान लो बच्चों ये एंगल है 37 डिग्री। अब इसकी और बस लिख लो सिंपल सा, ये ई पॉइंट मान लो बच्चों वो रहा 37 डिग्री पे, इसकी वेलोसिटी और लिखनी है। कर लिया बच्चों? ई पॉइंट पर बच्चों क्या आ रही है? इन 4 में तो बच्चों कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, ई पॉइंट बोलो बच्चों। 120/5 मतलब 24 हो गया। पूरा बोलो आई जे फॉर, आई तो नहीं आएगा, -10 तो नहीं लग रहा है मुझे। देखो माइनस, रुको रुको, एक एक करके आप पहले बताओ। -24i 18j। हाँ नितिन अब तुम बोलो। ओके, यही है ना आपका? ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखो हाँ ये माइनस में होगा, ये तो गलत है, माइनस में होगा। चलो खैर 2 मिनट रुको, कोई नहीं कोई नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस। देखो बच्चों वेलोसिटी इधर होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब समझो बच्चों, ये 37 तो ये 37 तो ये एंगल होगा 53 और ये अपने पास 30। तो बच्चों अब अगर मैं लिखता हूं तो देखना, एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं बच्चों, ये एंगल क्लियर है ना, 37 तो ये 37 तो ये 53। तो वेलोसिटी बच्चों इधर है 30, वो भी 53 पे, तो इधर cos मतलब 3/5, तो 5 6 3 18 18, चेक करना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं। इधर साइन तो 30 इंटू 4/5 तो ये 24। तो बच्चों अब इसे लिखोगे तो इधर -18 आई और नीचे -24 जी, ये आना चाहिए। चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों? भी ये सही आंसर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो आराम से पूछ लो बच्चों। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों वहां अगर हम याद करेंगे तो वहां हमने प्रॉब्लम्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। पहला कॉलम अपना था यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट वो, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। वैसे ही बच्चों हम यहाँ भी प्रॉब्लम्स को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक जीरो एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? जो फॉर्मूले पहले थे वही फॉर्मूले बच्चों अब भी रहते हैं। क्लियर है बच्चों? इसे हटा दो ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स बच्चों, पहला अल्फा 0 यानी कि जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी को बच्चों हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसमें ओमेगा फिक्स रहेगा और अल्फा क्या रहेगा? 0। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। खत्म। समझ गए बच्चों? वहां भी हमने यही पढ़ा था। अब अगर कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस सी टी, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बाकी फॉर्मूले भी बच्चों वही रहते हैं। जैसे याद करो वहां मैंने एक बताया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इनटू टाइम। और भी बच्चों nth वाले कोई भी फॉर्मूले हम सारे के सारे वैसे के वैसे लगा सकते हैं। कुछ मैंने लिख दिए हैं, कोई vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, सारे एप्लीकेबल हैं। और ये फॉर्मेट याद ना हो, जैसे मुझे भी याद नहीं है, मैं हाथों हाथ उसको याद करके रिलेट कर लेता हूँ। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। टर्म्स बच्चों क्या होंगे? ओमेगा जो है, बोलो बच्चों क्या होना चाहिए? ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टी तो टाइम है, ये सारी चीजें बच्चों वही है। अब यहां भी बच्चों वही, अगर ओमेगा चाहिए तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अल्फा चाहिए तो वही डी ओमेगा बाई डी टी, फिर बच्चों वही थीटा ओमेगा अल्फा, ये चाहिए डिफरेंशिएशन, ये चाहिए इंटीग्रेशन। उसके अलावा बच्चों वहां हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो उसी तरह से ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, बस खत्म। तो बच्चों सारी चीजें बिल्कुल वही। हाँ बोलो नितिन।
ये वाली चीज देखो, हाँ देखो थीटा दिया है, ओमेगा पूछा है, तो डी मतलब डिफरेंशिएशन, ओमेगा दिया है, अल्फा पूछा है, तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन, अल्फा से ओमेगा पूछा है इंटीग्रेशन, फिर ओमेगा से थीटा पूछा है इंटीग्रेशन। समझ गए ना, कर लो इतना। तो बच्चों जो हमने, बच्चों में बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जैसे हमने वहां ग्राफ पढ़े थे, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ ओमेगा टाइम कर्व का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वीटी का स्लोप एक्सीलेशन, तो ओमेगा टी का स्लोप एंगुलर एक्सीलेशन। मतलब बच्चों सारी की सारी चीजें हम पुरानी चीजों से रिलेट करके कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है 100% हम रिलेट करके कर सकते। क्लियर है बच्चों? कर लो बच्चों, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया बच्चों, हटा दो इसे, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो बच्चों ट्राई करो, इसे बच्चों ड्रॉ कर लो। बच्चों ये ओमेगा है, किसमें है, राउंड पर सेकंड में, किसमें है, आरपीएस का मतलब होता है राउंड पर सेकंड, और टाइम अपने पास किसमें है, सेकंड में। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। आरपीएस का मतलब राउंड पर सेकंड, ठीक है। बच्चों इसमें आप लिख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर 0 to 10 seconds, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर 0 to 10 seconds। करो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर 0 to 10 सेकेंड, पाई बाई 10 देखते हैं अभी। बोलो बच्चों क्या आ जाना चाहिए, 20 देखते हैं अभी। और कोई, ओके चलो बच्चों, बोलो अगर किसी से हुआ, चलो कोई नहीं बच्चों, 2 लाइन बस छोड़ दो, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 2 लाइन अभी छोड़ दो, एक और क्वेश्चन बच्चों लिख लो, हाँ अभी डिस्कस करते हैं, बस है 2-3 लाइन छोड़ दो, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो बच्चों ये रेडियन पर सेकेंड, किसमें है, रेडियन पर सेकेंड, और ये टाइम है बच्चों सेकेंड में। मान लो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से, मान लो ये 4, ये 2, ये 10, ठीक है, ये सेकंड्स में है, ठीक है ना। ओके इसे ड्रॉ कर लो बच्चों, उसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन फॉर 0 to, अच्छा ये गलत लिख दिया बच्चों, 4 और इसे कर लो या फिर 6 कर लो, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड
नंबर ऑफ रोटेशन फॉर 0 to 6 सेकेंड। इसे करो बच्चों। देखते हैं भाई, 50 आपने बोला रिवॉल्यूशन और चौका 25 रिवॉल्यूशंस पाई। देखते हैं चलो। और कोई देखो, दो चीजें पूछिए, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बोलो बच्चों क्या आ जाना चाहिए। चलो बच्चों एक बार मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है बच्चों। आप देखो, मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता है। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा टाइम कर्व का एरिया क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगर मैं इसका एरिया लिखता हूँ तो इसका 40, 2 और 10, 1/2 बेस इंटू हाइट 10। तो बच्चों बताओ इसका एरिया कितना आया, 50। इसका एरिया हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा जो अपने पास में होगा वो 50 रेडियन। बच्चों यूनिट कैसे डिसाइड करोगे आप वो समझो। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। जब आप एरिया लिखते हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ करते हो, तो रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड करोगे। रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड करोगे तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में। तो जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है वो किस में आया है, रेडियन। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन बच्चों एक चक्कर में कितना रेडियन घूमना पड़ता है, एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। तो 50 रेडियन में कितने चक्कर होंगे, डिवाइड बाई 2 पाई यानी कि 25/पाई, उतने रिवॉल्यूशंस माने जाएंगे। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। बोलो बच्चों ये वाला पार्ट समझो। एक बार इस क्वेश्चन को पहले देख लो फिर आगे सोचेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। इससे बच्चों हटा दो ना, नितिन क्लियर है, ठीक है बच्चों इससे मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, कर लो चलो। अब पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ये है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और ये है सेकेंड। तो अब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड यानी कि मुझे रिवॉल्यूशन ही मिल जाएगी। तो पहले रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड था तो रेडियन में आंसर था, यहां मुझे आंसर किस में मिलेगा, रिवॉल्यूशन में, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो आंसर मेरे पास सीधा ही रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। तो अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो बच्चों एरिया वही 1/2 बेस इंटू हाइट बच्चों 20। तो आंसर बच्चों अपने पास हो जाएगा 20 रिवॉल्यूशंस। तो ये 20 रिवॉल्यूशंस में ही है। अगर मैं इसमें पूछता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में बताओ तो आंसर क्या होता, इंटू 2 पाई यानी कि 40 पाई। समझ गए बच्चों, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन। ऐसे बच्चों कई बार हो सकता है इधर आरपीएम दे दें इधर मिनट, तो वो सीधा आपको पर मिनट इंटू मिनट मतलब राउंड ही मिल जाए। ऐसे अगर आरपीएम दिया है और इधर सेकंड दिया तो या तो इस सेकंड को 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर लो या उसको कर सकते हो। समझ गए ना बच्चों, अभी इस पैटर्न में कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर इसे लिखो अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, थीटा रेडियन में, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। इतना ड्रॉ कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं।
अल्फा और थीटा गिवन ओमेगा इनिशियल, ओमेगा आई से मतलब है ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा इनिशियल 0 है। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड एंगुलर स्पीड व्हेन थीटा इज 4, फाइंड एंगुलर स्पीड व्हेन थीटा इज 4। तो बच्चों एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था ए एक्स कर्व, ए एक्स कर्व काइनेमेटिक्स में। अगर किसी को याद हो तो बताए ए एक्स कर्व का एरिया क्या देता है? ए एक्स कर्व का एरिया ठीक है, बस थोड़ा उल्टा बोल दिया से। तो बच्चों ए एक्स कर्व का एरिया देता था वी फाइनल का स्क्वायर बाई 2 वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 एरिया। अब बच्चों उसी से रिलेट करके आपको इसे करना, कर लो बस। मेन की कंसेप्ट ये था, आगे तो कुछ नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कर लो बच्चों, जैसे ये ए एक्स तो अल्फा थीटा एक ही चीज है, वही चीज लगानी है। करो बच्चों, समझ गए ना? देख लेते हैं आंसर, तो मुझे याद नहीं। और कोई? सिक्स, चलो देख लेते हैं अभी। तो बच्चों अब यहां लिखोगे तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाई 2 ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 एरिया। अब ओमेगा फाइनल तो हमें निकालना है, ओमेगा इनिशियल 0 दे दिया, एरिया बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट तो 18। अब बच्चों इसको वहां भेज दो तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर 36, तो ओमेगा फाइनल बच्चों आ जाएगा 6। खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि जो भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है हम 100% उसको रिलेट करके लगा सकते हैं। इसमें अलग से थ्योरी नहीं लिखवाई जाती है कि इसका एरिया ये देता है उसका एरिया ये देता है, वो हम डायरेक्टली रिलेट करके ही करते हैं। क्लियर है बच्चों? चेक करो बच्चों इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही है। ठीक है बच्चों, चले आगे। बच्चों इसे हटा दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया है अल्फा 9 पाई टी स्क्वायर। अल्फा क्या है? 9 पाई टी स्क्वायर। दे रखा है 2 सेकंड पे ओमेगा 24 पाई, 2 सेकंड पे ओमेगा 24 पाई। फाइंड टाइम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज 81 पाई। तो टाइम बताना है जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए? 81 पाई रेडियन पर सेकेंड। वापस रिपीट कर रहा हूं, अल्फा 9 पाई टी स्क्वायर गिवन at t equal to 2 second omega 24 pi 24 pi 24 pi। find time when angular velocity become 81 pi radian per second। बच्चों पूरा काइनेमेटिक्स से रिलेट करना है, सारी चीजें वैसी है। आप ये मान लो काइनेमेटिक्स का एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सही है बच्चों। देखो अल्फा है और ओमेगा पूछा है, तो अल्फा से ओमेगा बच्चों कैसे आएगा? अल्फा से ओमेगा कैसे आएगा? इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा? ओमेगा। 9 पाई तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ओमेगा बच्चों अपने पास आ गया 3 पाई टी क्यूब प्लस सी।
बोलो बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? अब हमें c निकालना है, उसके लिए हमें दिया है कि 2 सेकंड पे 24 पाई है, तो उसे यूज कर लेते हैं। तो ओमेगा की जगह बच्चों हम लिखेंगे 24 पाई 3 पाई 2 क्यूब प्लस c, तो 824, c 0 आ गया। c कितना आ गया? 0। बच्चों चेक करो, डेटा अगर हम रखेंगे तो c कितना आ गया? 0। c 0 आ गया तो ओमेगा अपने पास कितना आ जाएगा? 3 पाई टी क्यूब। बोलो बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आराम से देख लो, किसी भी स्टेप में डाउट हो। अब हमसे क्या पूछा है, वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी ये हो जाए। तो ओमेगा की जगह बच्चों मैंने लिखा 81 पाई 3 पाई टी क्यूब, तो 3 पाई डिवाइड करोगे टी क्यूब बच्चों 27, तो टी तुम्हारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड। बताओ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों? सारी स्टेप्स देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत हो? ठीक। अब बच्चों समझो, जैसे अभी आप लोगों को इसका मॉड्यूल मिला नहीं है, तो ये प्लान किया है कि जैसे आपको इसकी 1, 2 और 4 एक्सरसाइज प्रिंट करके मंडे को मिल जाएंगे। तो मंडे को वो आपको मिल जाएंगी, तो जब तक मॉड्यूल नहीं आ रहा है फिलहाल हम उससे काम चलाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने ये किया है बच्चों, पहले ये कर लिया ना, कर लो इसे आराम से। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक। तो अभी मैं समझाता हूँ, पहले इसे कर लो। तो बच्चों मंडे को वो आपको 1, 2 और 4 एक्सरसाइज प्रिंट करके मिल जाएंगी। अभी उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैंने ये किया है कि उसी से क्वेश्चन क्रॉप करके स्क्रीन पर रख दिए, तो उसमें एक्सरसाइज भी लिखी हुई है, तो मैं अभी समझाता हूँ। ये कर लिया ना, ठीक। अब बच्चों समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के 23rd पेज का है, तो वो पेज से तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने कॉपी में बस ये लिख सकते हो फर्स्ट का फर्स्ट, यानी कि आप समझ जाओगे पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये करना है, इस तरह से लिख लिया क्वेश्चन, यहाँ आप रीड करो और अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। तो बच्चों अभी इसे अटेम्प्ट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। समझ गए ना बच्चों? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, केवल उसका क्वेश्चन नंबर लिख लो। मंडे को आपको वो सीट मिल जाएगी, उसमें से आप फिर वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हो। तो उससे ये कि थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा, और टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ये दी है, और आपको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। कब निकालना है बच्चों? दिख तो रहा है ना, या मैं इसे और बड़ा करूं? ठीक है, ठीक है ना, ऐसा लगे तो बता देना, बड़ा कर दूंगा। अब बच्चों ये तुम्हें दिया है, और एंगुलर एक्सीलरेशन तुम्हें लिखना है। बच्चों सारी चीजें आपको पुरानी काइनेमेटिक्स से रिलेट करना, पुराने काइनेमेटिक्स से रिलेट करते हुए आपको आंसर्स निकालना है। सोचो एक बार। हाँ बोलो। डी सी। सत्यम तुम बताओ, तुमने क्या किया, कैसे किया? ठीक है, तुम बताओ क्या किया? सही है। देखो बच्चों, ये टाइम के फॉर्म में नहीं, ये टाइम के फॉर्म में नहीं। अगर टाइम के फॉर्म में होता तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आंसर निकाल सकते थे। जैसे बच्चों याद करो, वहां पे v x के फॉर्म में होता था, तो v जब x के फॉर्म में होता तो पहले हम dv by dx निकालते थे, फिर एक्सीलरेशन होता था v dv by dx। तो ये वो वाला फॉर्मेट है। तो इसमें पहले हम d ओमेगा बाई डी थीटा निकालेंगे, तो 2 थीटा प्लस 2। जल्दबाजी में हो सकता है कि आप इसी में थीटा 1 रख दो, आंसर कितना आ जाएगा? 4। मैच नहीं कर रहा है ना, ऐसा वहां भी होता है, यहां भी होता है। लेकिन बच्चों अगर हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा होगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ओमेगा अपने पास हो गया थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और ये हो गया 2 थीटा प्लस 2। ये होगा बच्चों अल्फा, ये होगा अल्फा। अब इसमें आप 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2,
तो बच्चों 4 और 3, 4 इंटू 3 12। करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा 12। समझ पाए बच्चों? तो उस तरह से पूरा का पूरा आपको काइनेमेटिक्स से ही रिलेट करना। हाँ, अगर सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में तो वो रेडियन में आएगा, मतलब ऐसा यूनिट में ही आएगा, मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोल बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो 100% आपको काइनेमेटिक्स से ही चीजें रिलेट करनी। ठीक है, इतना कर लिया बच्चों? कर लो बच्चों। बच्चों इसे हटा दूं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करो फिर। जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। A wheel is at rest. Its angular velocity increases uniformly and become 80 radian per second after 5 सेकेंड। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है, करो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बी देखते हैं, भी कोई नहीं? देखते हैं देखते हैं। गौरव बताओ क्या किया तुमने? ठीक है, मैं समझ गया। ओके, और कोई? और कोई? बच्चों देखो, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स से रिलेट करना। तो समझो बच्चों, पहले वेलोसिटी 0 थी, इसको मैं काइनेमेटिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, 0 थी, बाद में वेलोसिटी हो गई 80, कितने टाइम में? 5 सेकेंड, और यूनिफॉर्मली बढ़ रही। तो बच्चों 80 इंटू 5 हम करते हैं, 400 आ जाएगा। लेकिन बच्चों वो तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। उस 80 तो बिल्कुल बाद में हुई है, हमेशा 80 होती तो हम 80 इंटू 5 करके 400 निकाल सकते थे। लेकिन ये शुरू में 0 थी, फिर 80 हुई है, तो हम उसको 80 थोड़ी मान सकते हैं। तो आपने जो किया है वो सही है, बट एक बेटर अप्रोच ये हो सकती है बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ कि वहां पे था डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज 0 प्लस 80/2 और टाइम 5 सेकेंड। तो बच्चों आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, तो आपने जो किया गौरव बिल्कुल सही है, बट और थोड़ा अगर हम बेटर वे में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक तरीका बच्चों ये हो सकता है, हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से पहले अल्फा निकाल लें, अल्फा निकालने के बाद एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे निकाल सकते हैं, या 20 मतलब किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसे चेक करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। बोलो नितिन, कोई डाउट है? नहीं, खैर ठीक है। हाँ बच्चों, अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसे बच्चों हटा देता हूं फिर। ठीक है, अब ये बच्चों घर पे कर लेना, या अभी तो खैर छोड़ो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे कर लो बच्चों। ये भी बच्चों सिंपल सा ही है, घर पे बाद में कर लेंगे, इसे करो बच्चों। सब कुछ बच्चों काइनेमेटिक्स से ही रिलेट करना, उससे आप रिलेट करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। जैसे ये फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों रिलेट कर पाओगे तो बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे।
कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं। सी क्या किया है मुझे बताओ। सही है बिल्कुल। बच्चों देखो रेस से शुरू कर रहा है, रेस से शुरू कर रहा है, तो काइनेमेटिक्स में याद करो मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और रेस से शुरू कर रहा हो तो सेम टाइम इंटरवल में रेशो 1 3 5 7 वही रहता है। तो बच्चों सेम टाइम इंटरवल में वही रेशो रहेगा, तो थीटा 1 रेस टू थीटा 2 करोगे तो 1 रेस टू 3, उल्टा पूछा है तो 3 रेस टू 1, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है आपको। बच्चों समझे, याद करो वहां पे मैंने 5 15 25 1 3 5, वही बच्चों यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और रेस से सब्जेक्टेड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इनिशियल 0, तो रेस से शुरू कर रहा है, रेस से शुरू कर रहा है, तो बच्चों वहां हम पढ़ चुके हैं थीटा 1 थीटा 2 1 3 5, बस आंसर खत्म, कुछ करना ही नहीं। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही, तो सब कुछ वही पुराने से रिलेट करना है। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें देखो, ये बच्चों सिंपल सा ही है, इसे छोड़ो बाद में कर लेना, ये भी सिंपल सा ही है, इसे बच्चों करो एक बार, अभी वाले से रिलेटेड है, थोड़ा सोचो। सही है बच्चों, अभी जो किया वही, रेस से शुरू कर रहा है, रेस से शुरू कर रहा है और पहले सेकंड में बच्चों देखो रेस से शुरू कर रहा है, फर्स्ट सेकंड में कितना घूम रहा है 5, तो अगले सेकंड में बच्चों कितना घूमेगा 5 15, मतलब वही 1 3 5 रेशो मेंटेन रहता है, बस वही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों ये 4A एक्सरसाइज का है, ठीक है ना, उसमें लिखा है 4A एक्सरसाइज का बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बच्चों देखो फिर एक बार रीड कर लेता हूँ, अगर ठीक होगा तो ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना, इससे करो बच्चों, ये ठीक है। ये भी बच्चों 4A एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन, 4A एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन। हो पाया बच्चों, कर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर, सही तरीके से करोगे तो अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेट करो। मेरे हिसाब से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए।
देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, वो तो एक बार सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ओके अच्छा, डिवाइड योर आंसर बाई 16, वो तो चलो बात की बात है, चलो देखते हैं। खैर बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो ये 26 सेकेंड है, तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बच्चों राउंड पर मिनट इनटू मिनट कर दो तो राउंड्स मिल जाएंगे, राउंड पर मिनट इनटू मिनट्स कर दो तो राउंड मिल जाएंगे, या उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज इनटू टाइम, तो टाइम बच्चों मिनट्स में लिखूंगा तो 26/60, ये तो टाइम हो गया। अब एवरेज लिखता हूं तो बच्चों 900 प्लस 2460 डिवाइड बाई 2, तो इसको इससे डिवाइड मारता हूं तो 13, इसको इसमें डिवाइड मारता हूं तो 60 को इसमें डिवाइड मारूंगा तो 0 15। बच्चों चेक करते रहना अगर मैं कोई मिस्टेक करूं, 0 कट गए, ये आएंगे 41 इंटू 13, ठीक है। 41 प्लस 15 ये अपने पास होना चाहिए 56 इंटू 13। अब नंबर ऑफ राउंड बच्चों यही हो जाएगा, पाई उसमें नहीं आना चाहिए, वो बात की बात है, पर नंबर ऑफ राउंड तो बच्चों यही हो गया। अब उसे 16 से डिवाइड करके अगर आंसर लिखना हो तो 16 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से तो हो जाएगा, 4 14, 8 से भी हो जाएगा, अजीब सा आंसर आएगा, पता नहीं जो भी आए, पर नंबर ऑफ रोटेशन तो यही हो गया। एक बार मैं क्वेश्चन और रीड करता हूँ फिर आंसर चेक करता हूँ, बट देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रक विल इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस इन 26 सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन बाय द ट्रक ड्यूरिंग दिस टाइम। बच्चों आंसर यही होगा, मेरे हिसाब से आंसर यही है। वो बात अलग है हम 16 वगैरह से कुछ डिवाइड कर दें। एक बार मैं इसमें आंसर चेक करता हूँ, ये है 4a का 16, 4a का 16। बच्चों जस्ट एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं, उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं इसमें। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। 4a 16 सही कर रहे हैं बच्चों, 45.5 इन्होंने आंसर दिया है, 45.5। अब इसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करते हैं, 56 इंटू 13 डिवाइड बाई 16, बच्चों वो पाई गलत छप गया है, बाकी सही है, वो पाई गलत छपा है, बाकी सही है। तो पाई अगर हम हटा दें तो वो आंसर मैच कर रहा है। समझ गए ना बच्चों क्या किया हमने, ये आंसर आ गया। अब इसको 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर जो 45.5 दिया है वो मैच कर जाएगा, मतलब ठीक है, बस पाई उसमें मिसप्रिंट है। एक बार बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लगे, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी कल आपके टेस्ट में मैंने बताया ही, मेनली पोर्शन बच्चों एनएलएम फ्रिक्शन का रहेगा, सर्कुलर का उसमें कुछ भी नहीं है, और बाकी पुराने टॉपिक से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पर मेजर पोर्शन एनएलएम फ्रिक्शन है, तो वो ठीक ढंग से देना। बाकी बच्चों कोई डाउट तो पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। इसे बंद कर दूं बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।